आपका हार्दिक स्वागत है हेलो मुंबई टीवी में। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान। जैसे कि आप सबको पता है, त्रिपुरा में अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी संख्या में हिंसा हुई थी। इसमें मुसलमानों के घर और उनकी मस्जिदों को निशाना बनाया गया था। उन मुसलमानों की सहानुभूति में और जो दंगा हुआ है उसके आरोपियों को सजा मिले, इसके लिए महाराष्ट्र के मुसलमानों ने एक बंद का आयोजन किया था। ये बंद अपना शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर पथराव कर दिया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने इसको काबू में पाया, लेकिन उसके बाद भाजपा ने जिस तरीके से इसको राजनीतिक रंग दिया, उसके अगले दिन उन्होंने एक और बंद का आह्वान किया, जिसके कारण अमरावती में हालात खराब हो गए। वहां पर कई दुकानों और मकानों को आग लगा दी गई है। स्थिति अब शांतिपूर्ण है, क्योंकि वहां पर 4 दिनों का कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई। महाराष्ट्र की सरकार ने वक्त पर सही कदम उठाते हुए स्थिति को कंट्रोल में लिया हुआ है, जिसकी वजह से बीजेपी के पूर्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर सुनील जी को डिटेन कर लिया गया है। इसके साथ कुछ अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी डिटेन किया गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सलीम खान जी जुड़ रहे हैं, जो कि मशहूर कॉलम निगार हैं। उनसे हम इस स्थिति के बारे में जानेंगे। डॉक्टर सलीम खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप किस तरह इस पूरी स्थिति को देखते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, फ्राइडे के दिन जो है वो रजा एकेडमी ने एक बंद का ऐलान किया और बहुत सारे संगठनों ने उसका समर्थन किया। और वो बंद जो है वो पूरे महाराष्ट्र के लिए था। और जैसा कि आपने बताया, त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ था, इसलिए कि त्रिपुरा में इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी सारी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया और बहुत सारी दुकानें जलाई गई। लेकिन हमारे मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया कहलाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाता है, उसने उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही। लेकिन फिर कुछ जर्नलिस्ट यहाँ से गए और उन्होंने जाकर के वहां से खबरें भेजी, और उनमें से 2 लोगों के खिलाफ आसाम में एक केस लगा दिया गया था, जिससे कि वो आज छूट के आए, यानी कल छूट के आए, आज उनकी खबर आई। इसी तरह से फिर कुछ संगठन वहां पे गए, उन्होंने वहां से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई। भारत की एक बहुत बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी जो है वो मानव अधिकार का संगठन है PUCL, उसके 4 वकील वहां पे गए और उन्होंने जाके वहां पर वो इन्वेस्टिगेशन किया और दिल्ली में आके रिपोर्ट पेश की। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ भी UAPA लगा दिया और उसके बाद 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ उन्होंने जो है वो UAPA लगाया। तो ये सब कुछ जो है जब हुआ, तब जाके मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया और उसकी खबरें जो है वो आने लगी। बाद में फिर ये आया कि अब जो है वो सुमोटो हाई कोर्ट ने उसका वो ले लिया, तो फिर उसने तो सरकार से जवाब पूछा। उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से जवाब पूछा गया और उसके बाद बीजेपी ने भी अपना जो माइनॉरिटी सेल है उसके 5 लोगों को वहां पे भेजा। तो मतलब ये बात जो शुरू में कही जा रही थी कि कुछ भी नहीं हुआ, ये बात गलत हो गई और इन तमाम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि ऐसी बात नहीं है। वहाँ जो है VHP ने जो जुलूस निकाला था, उसके बाद बहुत सारा हंगामा हुआ, बहुत सारी तोड़फोड़ हुई और मस्जिदों को नुकसान पहुंचा गया और लोगों की दुकानें जलाई गई। ये बात जो है वो सामने आ गई। अब ये एक ऐसी घटना थी कि पूरे देश का जो मुसलमान है और जो लोग इंसाफ की बात करते हैं, उनको इस बात से बहुत तकलीफ थी कि इस घटना का विरोध क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए महाराष्ट्र में भी यही बात थी और रजा एकेडमी ने जब इसके बारे में कहा कि हम जो है वो 12 तारीख को बंद करेंगे, जो है राज्यव्यापी बंद, तो उसका बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी किया। तो ये है कि वो बंद जो है वो पूरे महाराष्ट्र में था, बम्बई में भी था और वो तकरीबन पूरी तरह से शांतिपूर्वक तौर पे खत्म हो गया। 3 शहरों से जो है वो इस तरह की खबरें आई कि वहां पर हिंसा हुई। और आप अगर टाइमिंग को देखें तो वो टाइमिंग वो था जो कि बंद के खत्म होने के बाद, यानी जब ये बात मालेगांव में डिक्लेयर हो गई कि अब बंद खत्म हो गया है और लोग अपने घरों पे चले गए, तो फिर कुछ लोग काले झंडे लेकर के गए और उनको रोका भी गया। कुछ जो वहां पे कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि भाई बंद खत्म हो गया है, आप घर जाइए।
लेकिन फिर हंगामा हुआ, फिर पुलिस लाठीचार्ज हुआ और फिर जो है वो इस तरह की हिंसा हुई। इसी तरह की चीजें बाकी अमरावती और नांदेड़ में भी हुई थी। जब बंद खत्म हो गया था तकरीबन, इसका जो है वो घोषणा हो चुकी थी कि अब बंद जो है वो सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक खत्म हो गया है, उसके बाद वहां भी जो है वो हिंसा हुई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जो लोग जिन्होंने बंद का ऐलान किया था, उन्होंने तो बंद को शांतिपूर्वक तरीके पे खत्म कर दिया, और उसके बाद जिन लोगों ने हिंसा की वो कौन लोग हैं, इसका पता जो है वो सरकार को लगाना चाहिए। और वो जो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, जिस भी धर्म का हो, उसको जो उसकी सजा हो सकती है वो सजा उसको देनी चाहिए। तो मैं इस चीज को इसी तरह से देखता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जब बंद खत्म हो गया था और शांतिपूर्ण तरीके से ही खत्म हो गया था, तो जिन शरारती तत्वों ने इसको भंग किया, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। सलीम साहब, क्या आप इसमें किसी तरीके की साजिश को देखते हैं कि जब मुसलमानों को बंद का आह्वान किया गया और वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, कुछ लोग गए और उसको भंग किया, तो क्या कुछ ऐसी साजिश की बू लग रही है कि कुछ लोग जानबूझ करके वहां पे गए ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जाए और इसका राजनीतिक फायदा, उसकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके आने वाले इलेक्शन में? आपको ऐसा लगता है कुछ हो सकता है ऐसा? भाई देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक कि आपके पास कोई सबूत ना हो, कोई प्रमाण ना हो, आप ये बात नहीं कह सकते और आपको नहीं कहना चाहिए। इसलिए कि ये जो है वो गैर जिम्मेदारी की बात है कि आप एक अंदाजे की बिना पर इतने सेंसिटिव इशू में जो है वो कोई बात कहते। तो मैं ये समझता हूँ कि साजिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये कि जब तक कि कोई ऐसा पक्का प्रूफ हमारे पास ना आ जाए, और ये पक्का जो है वो पेश करने की जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की, कि आजकल हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरों के जरिए से लोगों की पहचान कर सकते हैं, और पहचान करके जो है उनसे पूछताछ करके जो है वो सच्चाई को लोगों के सामने ला सकते हैं। और जब इस तरह के प्रमाण लोगों के सामने आ जाएंगे, तो फिर उस पर बात होगी कि भाई वो साजिश थी और वो किन लोगों ने की थी और क्यों की थी। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसा पक्का सबूत संचार माध्यम और मीडिया में नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि फ्राइडे को जो कुछ हुआ, मैं सैटरडे की बात नहीं कर रहा हूँ, आज ये पूरी जो बात मैंने कही है ये फ्राइडे के होने वाले, जुमा को होने वाले बंद के बारे में है। इसके बाद सैटरडे में जो कुछ हुआ वो एक अलग कहानी है। इससे पहले त्रिपुरा में जो हुआ वो एक अलग कहानी है। और त्रिपुरा में जो है बांग्लादेश के में होने वाली घटना के जो है वो रिएक्शन में जो हुआ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो एक अलग कहानी है। तो ये असल में एक सिलसिला है कि पहले बांग्लादेश में घटना होती है, उसके बाद त्रिपुरा में जो है उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद जुमा को उसके खिलाफ जो है वो एक बंद किया जाता है, और सैटरडे को बीजेपी वाले अमरावती में फिर एक और बंद का आह्वान करते हैं, और उसमें भी जो है वो हिंसा होती है। तो इस तरह के कुल मिला के ये 4 घटनाएं हैं जो कि हुई है। ये जो आपने क्रम बताया, ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, और जो बांग्लादेश में भी हुआ वो भी क्रिया की प्रतिक्रिया थी। जैसे कि वहां की प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये जो भारत में जब मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है उसका असर आज बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। खैर, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने फ्राइडे की बात की कि शुक्रवार को जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से एक प्रदर्शन चल रहा था या वहां पर बंद रखा गया था, उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको बिगाड़ दिया। लेकिन सैटरडे की बात पर अगर हम आगे आगे बढ़ते सैटरडे पे आ जाते हैं, तो आप भाजपा को कितना दोषी मानते हैं? क्योंकि जब ये त्रिपुरा में हुआ उसका विरोध जताने के लिए, सहानुभूति जताने के लिए मुसलमानों ने फ्राइडे के दिन जो है वो एक शांतिपूर्वक बंद का आह्वान किया। उसके बाद उसका विरोध करने के लिए बीजेपी ने सैटरडे के दिन रखा और अमरावती में इस तरीके का दंगा फैला दिया कि आज वहां पे 4 दिन के लिए कर्फ्यू लगा हुआ, इंटरनेट बंद है। इसके लिए आप भाजपा को कहां तक दोषी मानते हैं? देखिए, भाजपा के महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रॉब्लम। भाजपा महाराष्ट्र की जो है वो इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी है, ये एक सच्चाई है। और भाजपा के बारे में ये बात भी मशहूर है कि वो अगर मेजॉरिटी में नहीं होते, वो अगर सबसे बड़ी पार्टी नहीं होते हैं, तो भी वो लोगों को जोड़ तोड़ के अपनी सरकार बना लेते हैं। ये बात तो सिद्ध हो गई, और अनेक राज्यों में, जैसे मणिपुर भी उसमें से एक राज्य है, गोवा एक राज्य है, जहां पर के वो बहुत कम थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सरकार बनाई।
लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो अपनी सरकार नहीं बना सके, और उन्होंने एक सरकार बनाई भी थी जो सुबह 5 बजे जिसका शपथ ग्रहण हुआ था, वो जो है वो उसी दिन दोपहर को 2 बजे टूट गई, खत्म हो गई। तो ये जो भाजपा को जो दुःख है कि हमारी सरकार हमारे वोटों के पास आके चली गई, इस दुःख से अभी तक ये पार्टी निकल नहीं पाई है। इसलिए बार-बार ये कहते हैं कि हम फिर से आएँगे, हम फिर से आएँगे, हम बहुत जल्द आएँगे। बल्कि अभी तो उनके प्रेसिडेंट ने जो पाटिल हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक भाषण में ये कहा कि अब ये चर्चा बंद होनी चाहिए कि हम फिर से कभी आएँगे, और हमारे कान में बताइए, हम किसी से नहीं बताएँगे। ये खुद उनके प्रेसिडेंट की तरफ से जो है वो ये बात कही गई। इससे पता चलता है कि किस तरह से सत्ता का लोभ उनके ऊपर जो है वो सवार है। तो अब इसके वजह से वो लोग जो है वो जब से ये 3 लोगों ने मिलके सरकार बना ली, जो कि किसी की अपेक्षा किसी को नहीं थी इसकी, तो ये लोग जो है वो शुरू से इसके पीछे पड़े हुए हैं। आप देखिए पालघर का जो मामला हुआ उसको इन्होंने बहुत उछाला। उसके बाद वो राजपूत का मामला हुआ, वो एक सिंपल सुसाइड था, उसको इन्होंने बहुत उछाला। और फिर जो अंबानी के घर के पास का मामला हुआ, तो हर बार ये लोग जब भी कुछ होता है, एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि अब ये सरकार जाने वाली है। और इसी तरह की चीज़ ये लोग जो है वो आर्यन खान के मामले को भी लेके करना चाहते थे कि भई सब जो है वो ड्रग्स सरकार के समर्थन से हो रहा है। इन्होंने सरकार के बहुत सारे लोगों को उसमें फँसाने की भी कोशिश की थी, जिसमें ये जो बम्बई के मंत्री हैं असलम शेख वो भी शामिल थे, उनको भी बुलाया गया था। वो अगर जाते और पकड़े जाते तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का बड़ा हंगामा होता, और केंद्र सरकार को कैसे मौका मिलता इस सरकार को दबाने का या हटाने का। वैसे भी ये लोग इस बात पे तो कामयाब हो ही गए हैं कि यहाँ जो होम मिनिस्टर थे, वो अभी भी जेल में हैं, मतलब उनको 14 दिन का रिमांड उनका बढ़ गया है। तो ये बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इस सरकार को अस्थिर किया जाए और दोबारा सत्ता में आने की कोशिश की जाए। जो है वो केंद्र सरकार के ज़रिए से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, कुछ लोगों को खरीदा जाए, कुछ लोगों को तोड़ा जाए। जी, अब तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि उनको ये मौका मिल गया कि अब जो मुसलमानों का इतना बड़ा बंद हुआ है और इतना शांतिपूर्वक हुआ है, तो उसमें कोई न कोई ऐसा हंगामा करे कि इस सरकार की छवि जो है वो मुस्लिम समर्थक बने और हिंदू वोटर्स को अपने करीब किया जाए, और फिर जो है वो इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाए। तो डेफ़िनेटली बीजेपी ने जो है वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, इसमें कोई शक शुबे की बात है। आपने जो अभी ये बात बताई कि ये सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, इस तरीके से बीच-बीच में किसी न किसी आरोप को गढ़ते रहते हैं और ये बोलते रहते हैं कि बस ये गवर्नमेंट अभी जाने वाली है और ये सरकार अस्थिर हो चुकी है। क्योंकि सेम आपकी बात से ही मिलता-जुलता सेम स्टेटमेंट संजय राउत जी ने भी दिया है कि ये जो आघाड़ी सरकार है, इसको अस्थिर करने के ये सारे तौर-तरीके हैं जो कि बीच-बीच में भाजपा अपनाती रहती है। इसका मतलब ये बिल्कुल आपकी बात से मिलती-जुलती ही बात संजय राउत साहब ने कही है, हम इससे ये आकलन निकाल सकते हैं। देखिए संजय राउत साहब ने भी ये बात कही, और फिर ये कि नवाब मलिक ने भी ये बात कही। इन दोनों नेताओं ने, जो अलग-अलग पार्टी के, एक शिवसेना के हैं और एक एनसीपी के हैं, इन्होंने ये बात कही कि बीजेपी क्रूज़ के मामले में भी बुरी तरह से घिर चुकी है। इसलिए कि उस जहाज़ पे बीजेपी के जो लोग थे वो पकड़े गए हैं, उनका कोई औचित्य नहीं था वहाँ पे। उन लोगों ने जो है वो गैर कानूनी तौर से लोगों को गिरफ्तार कराया, और फिर ये कि इन्होंने क्रूज़ के बजाय नीचे ही लोगों को वो कर लिया। तो इस मामले में ये सरकार ये जो है वो बीजेपी फँस चुकी है, और उन्होंने कई ऐसे सबूत भी दे दिए कि जिससे पता चलता है कि ड्रग माफिया के इनसे जो है वो कोई न कोई संबंध है। तो अब इसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए भी ये ज़रूरी है कि कोई नया हंगामा खड़ा हो जाए और सारे लोग उस पर गुफ्तगू करने के बजाय, उस पे डिस्कशन करने के बजाय उस हिंसा के ऊपर या उस जो फ़साद है, जो रायट है, उस पर बात करने लगे। ये चीज़ बीजेपी के फ़ायदे में है।
जहाँ तक आपने बात की अभी देवेंद्र फडणवीस का जिक्र आया था बीच में कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो अभी क्योंकि जिस तरीके से वो आर्यन खान का मामला हुआ उसके बाद मलिक साहब ने मोर्चा संभाला, तो देवेंद्र फडणवीस पे भी उन्होंने आरोप लगाया। पहले तो देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगाया कि उनके दाऊद इब्राहिम के साथ में और इस तरीके की जो है हिंसक कार्रवाई करने वाले आतंकवादी गुट उनके साथ समर्थन है और उनका उनके साथ रिलेशन है। लेकिन नवाब मलिक ने जब उनके ऊपर वार किया कि मैं खुद इस तरीके के फोटोज पेश कर सकता हूं कि दाऊद मलिक के किसके साथ संबंध है, तो वो थोड़ा बैकफुट पे आ गए, तो उन्होंने अपने लहजा बहुत खराब कर लिया और अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया। आपको क्या लगता है क्योंकि वो फंसते हुए जा रहे थे, भाजपा के बड़े नेता भी उसमें फंसने जाते, इसके लिए इस घटना को उन्होंने एक आधार बनाया ताकि उस कंट्रोवर्सी से बाहर निकला जा सके और एक नई बहस छिड़ी जा सके? कुछ कनेक्शन लगता है आपको इस चीज में? नहीं, ये बात तो सही है कि इस तरह की अगर घटना हो जाए तो जिस तरह से फडणवीस फंस गए थे वो बोल के कि भाई वो उसके दाऊद से संबंध है और तो संबंध निकले नहीं। उन्होंने एक ऐसे आदमी से लेन देन की बात बता दी जो कि इसमें एक्यूज था बॉम्ब ब्लास्ट में, और उन्होंने ये कह दिया कि वो एक्यूज नहीं था बल्कि उसको सजा मिली थी। हालांकि उसको सजा मिली नहीं, वो तो केस चल रहा था और उसकी मृत्यु भी हो गई। और तो इसलिए वो फडणवीस का तो पूरा जो बम विस्फोट जो वो कह रहे थे कि मैं दिवाली के बाद करूंगा, वो तो एकदम फुसका बाहर निकला और वो कुछ नहीं हो सका। तो ये तो बात सही है कि इस तरह की घटना से उनका फायदा होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो उस तरह से फंसे नहीं भी होते तो भी बीजेपी की जो सियासत है, बीजेपी की जो राजनीति है, वो यही राजनीति है कि लोगों को आपस में लड़ाओ और लड़ा करके टेंशन पैदा करो और टेंशन पैदा करके मतलब फसाद की, दंगे की आग पे ये लोग अपनी जो है वो सियासी रोटियां सेकते रहे। ये इनका जो है वो इतिहास है। एक बात और भी है कि आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में क्या होगा। पिछले 2 साल में बीजेपी की ये कोशिश है कि वो जो हिंदू महाराष्ट्र का हिंदू वोटर है उसको ये बताए कि शिवसेना ने हिंदुत्व के साथ गद्दारी की और शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है और शिवसेना जो है अभी मुसलमानों को जो है वो अपीसमेंट करने लगी है। ये बात वो बार बार कहते रहे और शिवसेना उसका जवाब देती रही है कि तुम हमको हिंदुत्व मत सिखाओ, हम सब जानते हैं और हम तुमसे पहले हैं। तो ये एक लड़ाई है हिंदू वोटर्स को जो है वो प्रभावित करने की, क्योंकि वो कॉमन वोटर। तो अब ये जो पहले मुसलमानों का एक बंद हो गया और उसके बाद फिर दूसरा बंद करना। अब डेफिनेटली सिंपल बात यह है कि अगर आप हिंसा करेंगे अमरावती में जैसा कि हुआ, तो डेफिनेटली उसको रोकने के लिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये दंगा फैल जाएगा। अब चूंकि आपने मतलब बीजेपी ने ये हिंसा की है तो बीजेपी के लोग पकड़ जाएंगे, किसी और को तो पकड़ नहीं सकते। तो फिर ये दोबारा पब्लिक में जाएंगे और अपना रोना धोना करेंगे और अपने से सहानुभूति लेंगे कि देखो हमने जो है वो ये एक वो किया, इसके खिलाफ तो हमको जो है वो हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको पुलिस पकड़ रही है और ये जो है वो हिंदुओं की दुश्मन है ये सरकार और ये जो है मुसलमानों को अपीसमेंट कर रही है। तो ये सब जो इनका ड्रामा है इसके लिए इनके लिए एक अच्छा मौका मिल गया, आप ये कह सकते हैं। मौका मिल गया जी। बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि ये हिंदू जो समाज है उसमें ये बात जताना चाहते हैं कि तो ये भगवा झंडा जो भाजपा ने अपने हाथ में लिया है सिर्फ वही हिंदू रक्षक है। बाकी उद्धव ठाकरे जी अभी मुसलमानों को अपीसमेंट कर रहे हैं और शायद ये सेकुलर काफी होते जा रहे हैं, इसलिए बीच बीच में तरीके के मुद्दे लाते रहो ताकि हिंदू समाज जो है वो उनके साथ में महाराष्ट्र का ज्यादा से ज्यादा उनके साथ में आ सके। अच्छा सलीम साहब, एक थोड़ा सा मैं टर्न करना चाहता हूँ और नवाब मलिक पे आना चाहता हूँ, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की बात हुई और नवाब मलिक का भी जिक्र आया। तो नवाब मलिक साहब बहुत अच्छा खेल रहे थे पिच पे और बहुत बेहतरीन तरीके से डिफेंड कर रहे थे सरकार को, और जिस तरीके से उन्होंने माफिया गिरोह के साथ में देवेंद्र फडणवीस और उनकी वाइफ का कनेक्शन निकाला। लेकिन अभी हाल की बात है कि अभी ये जो रॉयट हुआ है उसमें एक उन्होंने तस्वीर सामने लाके रख दिया जिसमें आशीष सेलर और रजा एकेडमी के लोगों की तस्वीर है। उसमें उन्होंने बताया कि आशीष सेलर और रजा एकेडमी का संबंध आप देख सकते हैं। तो बीच में इस तरीके से उन्होंने क्यों टेबल को टर्न कर दिया
जबकि आशीष शेलार का आया कि ये तो बहुत पुरानी तस्वीर है जो अभी दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस मुद्दे के बारे में? क्या गलत बॉल पे उन्होंने खेल दिया और अब आपको लगता है कि कुछ उनकी प्रश्न चिन्ह उठने चाहिए? देखिए, ये जो तस्वीर नवाब मलिक साहब की तरफ से आई और इसने 2 नुकसान किया। एक नुकसान तो ये हुआ कि उन्होंने ये बताया कि रज़ा एकेडमी और बीजेपी के आशीष शेलार क्यों साथ में है। ये पुरानी बात है, उनकी सरकार थी, तो सरकार के साथ जो है वो एक काम था और मुझको याद पड़ता है किसी ने बताया था कि एक मस्जिद जो है वो कुछ एक्सपांशन में आ गई थी सड़क की, तो उन लोगों ने आशीष शेलार उस वक़्त बम्बई के बड़े लीडर थे बीजेपी के, बल्कि प्रेसिडेंट भी थे, तो उनसे कॉन्टैक्ट किया कि भई इससे जो है वो मस्जिद का नुकसान होगा और फिर वो लोग भी गुस्सा होंगे तो रिएक्शन होगा। तो आशीष शेलार की मदद से उन्होंने उस मामले को रफ़ा-दफ़ा कर दिया था और जो डेमोलिशन वाले आने वाले थे उसको वो कर दिया था। ये पुरानी बात है, 2016-2017 की बात है। अब उस तस्वीर को इस वक़्त पेश कर देना, जबकि फ़िलहाल ये रज़ा एकेडमी का या इस कॉल का बीजेपी से, आशीष शेलार से कोई ताल्लुक नहीं है और बीजेपी इसके खिलाफ जो है वो माहौल बना रही है। ये सरासर गलत बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए और आशीष शेलार की तरफ से ये बात आई कि हमारे पास भी जो है वो बेशुमार तस्वीरें हैं, जिसमें रज़ा एकेडमी के साथ एनसीपी के लीडर्स और नवाब मलिक की भी हो सकती है। तो ये बात ठीक नहीं है। इसमें 2 बातें, एक तो ये कि रज़ा एकेडमी को ऐसे वक़्त में बीजेपी से जोड़ना, ये भी गलत है और बीजेपी को ये मौका देना कि वो ये कहे कि आप जो है वो पुरानी तस्वीरों की वज़ह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी जो आपने इतने दिनों में एस्टैब्लिश की है, ये इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए से, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क पैदा कर देना, ये ठीक नहीं था। अगर वो ये तस्वीर नहीं पेश करते, तो ये उनके लिए अच्छा होता। तो कुल मिलाकर के नवाब मलिक साहब ने गलत शॉट खेल दिया जिसकी वजह से उनको आने वाले वक्त में नुकसान हो सकता है। सलीम साहब, रज़ा एकेडमी की जहाँ तक बात चल रही है, क्योंकि ये अभी ये जो महाराष्ट्र बंद था ये इसमें भी रज़ा एकेडमी का नाम आ रहा है कि रज़ा एकेडमी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। रज़ा एकेडमी ने 2012 में भी आज़ाद मैदान में इस तरीके का प्रोटेस्ट किया था जिसमें असामाजिक तत्व घुस गए थे और उसमें मुसलमानों की काफी बदनामी हुई थी, कुछ लोगों पर केस भी होता और अभी तक शायद कुछ केस चल भी रहे। आपको क्या लगता है कि कुछ मुस्लिम तंजीमें इस तरीके के प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करती हैं, उसके बाद कुछ असामाजिक तत्व घुस जाते हैं और मुसलमानों का ही नाम खराब होता है, तो क्या आने वाले वक्त में मुसलमानों को और उनकी तंजीमों को कुछ मुहतात रहने की जरूरत है ताकि इस तरीके की स्थितियां पैदा ना हो? नहीं, देखिए, ये इसमें 2 बातें हैं, मोहतात रहने का या कॉशियस रहने का एक मतलब तो ये है कि मुसलमान जो है किसी तरह का एजिटेशन ही ना करे और दूसरा मतलब ये है कि वो ये बात एक्सपेक्ट करे कि कुछ असामाजिक तत्व जैसा कि आपने बताया वो जो है उनके साथ शामिल होकर के पूरे एजिटेशन को या पूरे प्रोटेस्ट को खराब कर सकते हैं। तो पहली बात, अगर कोई ये कहता है कि मुसलमानों को जो है वो अपनी आवाज़ें नहीं उठानी चाहिए और बहुत कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि लोग इस तरह से कर देते हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए कि इस तरह से हर एक का अपना अधिकार है और सच्ची बात ये है कि अगर कुछ असामाजिक तत्व किसी भी एजिटेशन में या बगैर एजिटेशन में आकर के तोड़-फोड़ करते हैं, तो उनको कंट्रोल करना ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौजूद रहता है और वो ये करता है। 2012 में भी आप ये देखिए कि वहाँ भी बिल्कुल ऐसी ही कहानी थी, बिल्कुल आखिरी वक़्त में कुछ लोग आए और उन्होंने आकर के तोड़-फोड़ शुरू कर दी। वो लोग कहाँ से आए थे, कौन थे, इसके बारे में तरह-तरह की बातें मीडिया में आती रहीं, लेकिन कोई अभी तक ये बात साबित नहीं हो सकी कि वो कौन लोग थे, कि जिन्होंने एक एजुकेशन के खात्मे के बाद जब लोग आज़ाद मैदान से वापस जा रहे थे, अचानक आए, तोड़-फोड़ शुरू कर दी। खुद पुलिस कमिश्नर उस वक़्त जो थे पटनायक, उन्होंने कहा कि 3 बजे के बाद ये 3 बजे तो खत्म हो रहा था। तो उस वक़्त जो है वो ये लोग आ गए। अगर उन लोगों को पकड़ा जाता और पता लगाया जाता कि वो कौन थे, तो जो है वो इस तरह की घटना करने वालों को थोड़ा-सा सबक मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक़्त जो है वो बात आई गई, हो गई। तो फिर इस तरह की बात हुई। तो अब हमको ये सोचना चाहिए और ये बात होती है कि जब भी हम किसी एजिटेशन के लिए जाते हैं,
तो यही कहा जाता है वो 2012 में आप लोगों ने किया था तो उसकी वजह से ये हो गया था, तो अब हम आपको परमिशन देंगे। तो इस तरह की बात करना गलत है, इसलिए कि 2012 के बाद मुसलमानों के बहुत सारे एजिटेशन हुए और इस बार भी आप देखें कि फ्राइडे को सिर्फ मालेगांव में या सिर्फ अमरावती में और सिर्फ नांदेड़ में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बंद हुआ। अब ये है कि इतनी सारी जगहों पर जो है वो कोई ऐसी हिंसा की घटना नहीं हुई, तो आप उसको रेफर करने के बजाय जहाँ इक्का-दुक्का घटना हो गई, उसी को एक एग्जाम्पल बना करके आप ये कहें कि नहीं, नहीं आप लोग एजिटेशन करते हैं, तो जो है वो हिंसा हो जाती है इसलिए आप ये सब मत करो और आपको परमिशन नहीं मिलेगी। और मुसलमानों को भी ये जो है अपना हक का इस्तेमाल करना छोड़ देना चाहिए, मोहतात होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है वो धारणा और ये सही नहीं। लेकिन ये बात सही है कि हम लोगों को इस सिलसिले में तैयारी करनी चाहिए। मतलब ये कि हमारे कुछ वॉलंटियर ऐसे होने चाहिए, जो कि हमेशा इस बात के लिए तैयार रहे, इस पे नज़र रखें कि अगर कोई भी इस तरह का एलिमेंट हमारे उसमें शामिल हो जाता है और गड़बड़ करने की कोशिश करता है, तो पुलिस से पहले हम जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये बात मैं जिस आसानी से आपके सामने कह रहा हूँ कैमरे के सामने बैठ के, ये इतना आसान नहीं है। फील्ड में जो है जब कोई मास मूवमेंट होता है तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे एजिटेशन है जो कि हिंसक हो चुके हैं और कोई नई बात नहीं है किसी एजिटेशन का हिंसक हो जाना। लोग जोश में आ जाते हैं, जज्बात में आकर के ऐसा करते हैं। लेकिन चूंकि इससे नुकसान होता है, लोगों को बदनाम करने का मौका मिलता है और इस बात की भी लोग जो है वो कह रहे हैं कि इसके नतीजे में जो है वो कुछ लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो जब इस तरह की बातें आती हैं, तो हमको ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे लोगों को कम से कम पकड़ने के लिए, उन पे नज़र रखने के लिए बहुत ज़्यादा सचेत होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। ये बात सलीम तो साहब, इससे हमने सीखी है। जी, सलीम साहब, जहाँ तक आपने बोला कि ये गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इस तरीके के जहाँ प्रोटेस्ट हों, वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे ताकि इस तरीके के हालात ना पैदा हों। जब जब बात एडमिनिस्ट्रेशन की आ गई है, तो अभी की सिचुएशन में जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने हालात को काबू किया है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने हालात पर काबू पाए हैं ताकि दंगा और आगे ना बढ़ना दिया जाए और उसको कंट्रोल किया जा सके। इससे इस सिचुएशन से कहाँ तक सहमत हैं? आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाई है, एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त दुरुस्त था, इसी वजह से हालात और बेकाबू नहीं हो पाए बल्कि स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है? आप सहमत हैं इस बात से? जी हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ और ये बात पहले भी कई बार कही गई है। बहुत सारे लोग जो ऑफ़िसर्स रहे हैं, पुलिस में बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियों पे रहे हैं, उनका कहना ये है कि कोई भी दंगा उस वक़्त तक नहीं हो सकता, जब तक कि उसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन प्राप्त ना हो। इसलिए कि कोई भी दंगाई जो है वो मार खाना नहीं चाहता, कोई भी दंगाई जेल जाना नहीं चाहता। जब उसको ये पता रहता है कि भाई मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, मुझको कुछ लोग बचा लेंगे, मतलब कुछ उनके जो पॉलिटिकल जो वो होते हैं, आका होते हैं, उनके जो पॉलिटिकल संरक्षक होते हैं, वो उनको बचा लेंगे, तब तक कोई दंगाई की ये हिम्मत नहीं होती कि वो आके दंगा-फ़साद करे। और अगर पुलिस चाहे तो दंगे को होने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन अगर हो जाए, तो उसको फ़ौरन नियंत्रण में कर सकती है। ये बात लोग कहते हैं, लेकिन ये बात देखने में नहीं आती, इसलिए कि जब एक बार दंगा होता है, तो वो लोग अपनी जो है वो राजनीति चलाने के लिए उसको फैलाते रहते हैं और दंगाइयों को उकसाते रहते हैं और उनको समर्थन करते रहते हैं। लेकिन जब भी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया, आप ये देखिए कि अभी ये ताज़ा मिसाल है, ताज़ा एग्ज़ाम्पल है कि इसमें जिस तरह से अमरावती में कंट्रोल किया गया, ये नहीं देखा गया कि भाई ये आदमी जो है वो मंत्री था। असल में यही सब देखा जाता है कि अरे भाई मंत्री है, इसको कैसा पकड़े। अमरावती के मेयर को भी जो है वो पकड़ा गया। ये आदमी शहर का मेयर है, लेकिन वो मेयर है इसलिए उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। उसको इसलिए पकड़ा जा रहा है कि उसने दंगे को भड़काया। तो अगर दंगे को भड़काता है तो वो कोई मंत्री हो, पुराना मंत्री तो छोड़ दीजिए, मैं तो बोलता हूँ अभी भी मंत्री हो तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वो अगर शहर का मेयर है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए।
जब किसी बड़े को जो है वो पकड़ लिया जाता है तो छोटे अपने आप दुबक के बैठ जाते हैं। तो ये सिग्नल है। और महाराष्ट्र में ये हुआ कि महाराष्ट्र की सरकार ने उस पर सख्ती की और मुंबई से एक स्पेशल डीआईजी को अमरावती भेजा गया और जो है वो कर्फ्यू लगाया गया। और वो कर्फ्यू सिर्फ अमरावती में नहीं है। अभी मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, अकोला के पास आकोट है, उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं भी कर्फ्यू में। यानी उस पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि ये जो है ऐसा न हो कि छुटपुट ये चीजें फैलती रहे। तो इस तरह से अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, अपनी जिम्मेदारी को अदा करे, राजनीति से ऊपर उठ के जो है वो काम करे, और उसके लिए लेकिन आप ये देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, इल्ला माशाल्लाह कोई एक आध ऐसा होता है। जो सरकार होती है वो जब उससे कहती है कि तुम इसको रोको तो फिर वो रोकता है, और जब सरकार उसे कहती है कि नहीं चलने दो तो फिर हमारे राजनीतिक फायदे के लिए थोड़ा और इसको बढ़ने दो, ताकि इसको बढ़ने दो, चलने दो, जरा नरमी करो, ध्यान बढ़ा दिया जाता है। तो वो तो बेचारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो है वो अपनी आंख मूंद लेते हैं। तो ये देखने में ये डिपेंड करता है राजनीतिक पार्टियों के स्वार्थ के ऊपर कि वो दंगा कम करने पे उनके थाली में वोट ज्यादा गिर रहे हैं या दंगा भड़काने से ज्यादा गिर रहे हैं, ये स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा उदाहरण देखें कि त्रिपुरा का जो हुआ वो बांग्लादेश के उसमें हुआ। बांग्लादेश में 600 लोगों को जो है वो पकड़ा गया जी। तो आप देखिए कि कैसा सिग्नल है कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में बोला। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि हिंदुस्तान में जो सिचुएशन होती है उससे हम लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन खाली ये नहीं बोला, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इनको पकड़ेंगे, हम इनको सजा देंगे, दंगाई कोई भी होगा हम जो है वो कैमरे से जो है वो सीसीटीवी से वो निकाल रहे हैं। तो जब आपका पीएम बोल रहा है, जब आपका होम मिनिस्टर बोल रहा है, जब आप इतने सारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो फिर नीचे सिग्नल जाता है कि अब ये गड़बड़ करना ठीक है नहीं। इसी तरह का काम महाराष्ट्र में हुआ कि जो है वो दंगे को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन ये काम त्रिपुरा में नहीं। अगर त्रिपुरा की सरकार और त्रिपुरा की पुलिस भी यही करती जो महाराष्ट्र में किया गया या जो बांग्लादेश में किया गया, तो त्रिपुरा में इस तरह से जो है वो नुकसान नहीं होता और ये बंद करने की जरूरत भी नहीं पेश आती। तो असल तो मसला ये है कि त्रिपुरा की पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की, जिसकी वजह से वहां पर इस तरह की बात हुई और उसके खिलाफ ये बंद करना पड़ा, और इसके खिलाफ भी जो है वो दंगा कर दिया गया। जी जी। जहां तक आपने बांग्लादेश की बात की, कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में भी एक मंदिर को तोड़ दिया गया था वहां के लोकल निवासियों ने, और वहां की गवर्नमेंट और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का आदेश दिया कि वहां के जिन लोगों ने दंगाइयों ने मंदिर को तोड़ा था उनको ये कोर्ट ने फटकार लगाई और उनको बोला कि आप अपनी संपत्ति बेच करके जो नुकसान हुआ उसको भरिए। और अभी दिवाली में वहां के सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वहां पे उस मंदिर में जाकर उन्होंने दिवाली मनाई। तो इस तरीके के एग्जाम्पल भी हमारे पड़ोसी कंट्रीज में सेट किए जा रहे हैं, जिससे भारत को देखना चाहिए। और सही बात बोली आपने, अगर त्रिपुरा में गवर्नमेंट ने अगर सही समय पर एक्शन ले लिया होता तो आज महाराष्ट्र में स्थिति के हालात पैदा ना होते। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो अभी भी उनका जो स्टेटमेंट आया वही उन्होंने नकारा कि त्रिपुरा में तो कुछ हुआ ही नहीं है, और जब कुछ वहां पे हुआ ही नहीं तो इस तरीके का महाराष्ट्र बंद की कोई जरूरत ही नहीं थी। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और अपनी राय से हमें अवगत कराने के लिए। और हम भी सिचुएशन को देखने के बाद इस तरीके से आवाम में भी इस तरीके के रुझान देखने को आ रहे हैं कि वर्तमान की जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने हालात को काबू में पाया हुआ है। इसके बाद स्थिति जरूर शांतिपूर्वक हो जाएगी। किसी अन्य मुद्दे के साथ व्यूअर्स हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे बीच बीच में मुलाकात करते रहें और इसी तरीके से डिस्कशन हमारा जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। व्यूअर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू।